Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 24 related to chapter number 4, motion and force. The topic which we are going to cover today is about friction, and along with that we will cover the derivation related to friction. First of all, I will tell you the definition of friction. Friction is the force which resists the motion of one surface on the another surface. It means that if you want to move any object, like if you want to move this object over the table, so one surface is this and the other surface is the table. Okay, the surface of the duster is interlocked with the surface of the table. Okay, the two surfaces are in contact with each other. The surface of the duster and the table surfaces are in contact with each other, and the force which resists the relative motion of these two surfaces, which resists the motion of the duster on the table, is called the frictional force. ऐसी फोर्स जो कि इस डस्टर को टेबल पर मूव करने से रोक रही हो, ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स. द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस, दैट इज द टेबल एंड द डस्टर, इज इंटरलॉक्ड due to the roughness of these two surfaces which are in contact with each other. ये सरफेस जो इसका डस्टर का है, ये कांटेक्ट में है टेबल के इस सरफेस के साथ. तो जो इंटरलॉकिंग्स है, मतलब कि आपको बज़ाहिर तो ये टेबल स्मूथ दिख रही होगी, बज़ाहिर तो आपको डस्टर का सरफेस स्मूथ दिख रहा होगा, बट व्हेन वी सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, सो यू विल फाइंड आउट, आप क्या देखेंगे? आप इसके अंदर इंटरलॉकिंग्स देखेंगे. माइक्रोस्कोप की मदद से ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा. इंटरलॉकिंग्स के अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, और अप्स एंड डाउन्स का जो आपस में इंटरलॉकिंग होती है, मतलब कि यहाँ के अप्स एंड डाउन्स और या डिप्रेशंस और एलिवेशंस और डस्टर के डिप्रेशन और एलिवेशंस, ये क्या करेंगे? ये आपस में क्या होते हैं? एक जैम पैक हो रहे होते हैं, इंटरलॉक हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होती है? रेजिस्टेंस पैदा हो रही होती है. किसमें? मूवमेंट में. तो ऐसी मूवमेंट के, ऐसी रेजिस्टेंस जो कि हरकत को रोके, ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसी फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन. सही है? In other words, we can say the friction is the force that produces resistance against relative motion between two surfaces which are in contact with each other. Okay, that force is called frictional force. And I have already told you that what causes friction between two surfaces. दो surfaces दरमियान क्या ऐसी चीज़ है जो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कर रही है? वो है अप्स एंड डाउन्स ऑफ द टू सरफेसेस, या you can say depressions and elevations of the two surfaces which are in contact with one another. जब इनके आपस में इंटरलॉकिंग होती है, किसकी? अप्स एंड डाउन्स की, और डिप्रेशंस और एलिवेशंस की इंटरलॉकिंग होती है. तो इंटरलॉकिंग मीन्स कि एक दूसरे के अंदर जकड़ में आ रहे होते हैं. तो उस समय क्या हो रहा होता है? रुकावट पैदा हो रही होती है. एक बॉडी की दूसरी बॉडी पर हरकत पे रुकावट आती है, और इसी रुकावट को हम कहते हैं, इसी रेजिस्टेंस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल force. Okay, this is the force. Friction is the force. Now there are different states of friction. एक बॉडी जब अभी हरकत अभी उसने शुरू नहीं की है, और इससे पहले की जो उसके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, वो क्या कहलाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन. जैसे आप देख सकते हैं, ये बॉडी अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है ना? अब रेस्ट पोजीशन पे है, और इसको अभी इसके दरमियान अभी मूव कर रहे हैं, तब भी प्रेशर लगा रहे हैं मूव करने के लिए, मगर तब भी वो मूव नहीं कर रही है. तो क्या होगी? वो कहलाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन. मीन्स के बॉडी रेस्ट पोजीशन पे ही है और हरकत नहीं कर पा रही है, जबकि फोर्स लगाई जा रही है कि ये ऑब्जेक्ट, ये डस्टर जो है इस टेबल पे मूव कर जाए. मैं फोर्स लगा रही हूँ, मगर इसके बावजूद भी हरकत नहीं हो रही है. ऐसे मौके पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या कहलाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन.
फिर हमारे पास दूसरा जो है, दूसरी जो स्टेट होगी वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो मोशन हो रहा हो, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव कर रहा हो, और ऐसी फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसी फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मैं बॉडी को मूव कर रही हूँ और मैं ज़रा ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगी, ये देखें, तो अब क्या हुआ, अब जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रही है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है ना, वो फ्रिक्शन क्या कहलाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। अब बात करते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक। मतलब कि आप ये देख सकते हैं डस्टर को, डस्टर एक ब्लॉक की तरह ही दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। तो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी सरफेस जो है वो इन कॉन्टैक्ट है, किससे, वो इन कॉन्टैक्ट है टेबल से। आप देख सकते हैं, आप ये जो हमारे पास जो पूरा सरफेस है डस्टर का, वो पूरा का पूरा कांटेक्ट में है किससे, टेबल के सरफेस से, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई एक पॉइंट टच में नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो क्या है, टच में है आपका टेबल से। मतलब कि तमाम के तमाम इसके जो पॉइंट्स हैं वो टेबल से इन टच हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में जो हमारे पास फ्रिक्शन जो होगी वो क्या कहलाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसी सूरत में जो हमारे पास फ्रिक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन which exists, means the force of resistance which exists when the body moves with the help of wheels और रोलर्स। जब बॉडी जो है वो व्हील्स या रोलर्स की मदद से मूव कर रही होगी तब कौन सी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, तब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है रोलिंग फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कभी जो है कभी इम्तियाज़ वगैरह जाने का हुआ हो आपका इत्तेफाक, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे ट्रॉलीज होती हैं। ट्रॉलीज को मूव करना कदरे आसान होता है, वाई, बिकॉज ऑफ द रोलर्स और द व्हील्स विच आर फिक्स्ड अंडरनीथ द ट्रॉलीज। जो ट्रॉलीज के जो निचले हिस्से पे क्या होती हैं, व्हील्स लगे हुए होते हैं, रोलर्स लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है आप भारी भरकम सामान ट्रॉली में डाल के भी जो है वो इजीली मूव कर पा रहे होते हैं। यही चीज़ आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा, भारी भारी सूटकेसेस जो है उसको डायरेक्टली ड्रैग नहीं किया जा रहा होता, अगर उसके अंदर नीचे रोलर्स लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, तो वो आसानी मूव कर पा रहे होते हैं, चाहे वो जितने भी भारी क्यों ना हो। सूटकेसेस जितने भी भारी हों उनके नीचे रोलर्स लगे हुए होते हैं, व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो वो आसानी मूव करते हैं। अगर यही रोलर्स और व्हील्स ना लगे हुए हों तो फिर काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। उस सूरत में क्या होता है कि सूटकेस का तमाम निचला हिस्सा जो है वो ज़मीन से पूरा का पूरा क्या होता है, इस डस्टर की तरह क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। तो जब क्या होता है, जब पूरा का पूरा हिस्सा निचला हिस्सा डस्टर से कांटेक्ट में होता है तो इंटरलॉकिंग भी क्या होती है, तमाम डिप्रेशंस और एलिवेशंस की, इन दोनों सरफेस के दरमियान जितने भी डिप्रेशंस एलिवेशंस हैं उन तमाम की इंटरलॉकिंग बढ़ जाती है, और फिर से क्या होता है, इससे मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। तो सूटकेस को भी क्या होता है, सूटकेसेस में भी मूवमेंट इसलिए मुश्किल हो जाती होती है कि तमाम के तमाम सरफेस के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो ज़मीन के अप्स एंड डाउन्स के साथ क्या होते हैं, वो इंटरलॉक हो रहे होते हैं, जैम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन is much less than sliding friction, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी का, ब्लॉक का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि रेक्टेंगुलर है या जो भी सरफेस, जो भी रेगुलर शेप है, उसका पूरा का पूरा हिस्सा क्या होता है, ज़मीन से कांटेक्ट में होता है या उस सरफेस से कांटेक्ट में होता है जिस पे उसको मूव किया जा रहा हो। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन टफ होता है, जबकि और ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। We can say sliding friction is much greater than the rolling friction, या हम वाइस वर्सा कह सकते हैं कि rolling friction is much less than sliding friction, और ये बात ब्लैंक्स में भी पूछी जाती है पेपर्स में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच जस्ट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग और मूविंग इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। ऐसी फ्रिक्शन जो कि क्या हो, जैसे कि कोई बॉडी हरकत अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। जैसे ही बॉडी स्टार्ट करना शुरू हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी अपना मोशन, तो क्या हो जाएगा, तब उस वक्त में काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। मगर हम यूँ कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द काइंड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उस वक्त तक जब तक के बॉडी अपनी हरकत शुरू ना कर दे। द मैक्सिमम static friction, we can say the maximum static friction is called the limiting friction, ठीक है ना, कि वो मैक्सिमम फोर्स
फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स जब तक कि गाड़ी का या किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का हरकत करने से पहले, मतलब कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हरकत को रोके रखा हुआ है इस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, कि बॉडी अगर इस पॉइंट से ऊपर गई, मतलब कि इस लिमिटेड फ्रिक्शन से अगर ऊपर गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगी, तब हरकत क्या हो जाएगी, हरकत जो है वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। मीन्स कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ मतलब कि ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसके बाद हरकत शुरू होना, बॉडी का हरकत में आना लाजिम हो जाएगा, ऐसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहेंगे हम, ऐसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के को समझने के लिए आप यूँ इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं जो आपके सामने बोर्ड पे जो है डायग्रामेटिक फॉर्म में मौजूद है। वी कैन सी द टेबल हियर, एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक के पे जो है क्या होगा, ब्लॉक का जो एक सिरा है उसको स्प्रिंग से अटैच करके क्या किया गया है, उसको पुली पर पास किया गया है, मतलब कि स्प्रिंग को पुली के ऊपर जो है क्या हो गया है, पुली के ऊपर जो है पास करके एक मजीद एक वेट के साथ या ब्लॉक के साथ अटैच किया गया है। होगा ये कि इस ब्लॉक के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, किस वजह से, इस वेट की वजह से जो कि वर्टिकली हैंगिंग पोजीशन में है। अब जब ब्लॉक के ऊपर जब वेट की वजह से मूवमेंट शुरू होगी तो ब्लॉक क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, हम मजीद वेट डालते जाएंगे और ब्लॉक जो है यूं मूव करेगा, ठीक है ना। मतलब ये कि पहले तो ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में था, स्टैटिक कंडीशन में था, स्टैटिक फ्रिक्शन में था। जो आप वेट का इजाफा करते चले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो तब होता क्या जाएगा, तब ब्लॉक जो है उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी और ब्लॉक जो है मूव कैसा करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। मगर ब्लॉक जब मूव करेगा तो ब्लॉक के सरफेस के जो ब्लॉक का जो निचला सरफेस है वो, और जो टेबल का जो सरफेस है, और जो टेबल का ऊपर का सरफेस है, मतलब क्या अपर सरफेस ऑफ द टेबल एंड द लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। क्या है, आपस में क्या है, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ब्लॉक का निचला हिस्सा और टेबल का ऊपरी हिस्सा। और इन दोनों सरफेसेस के के अगर टेबल आपको बहुत स्मूथ भी दिख रही होगी, काफ़ी शाइनी और लस्ट्रस भी दिख रही होगी, इसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा था कि स्मूथ सरफेस के अंदर भी क्या होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, और ब्लॉक के भी अपने डिप्रेशंस और एलिवेशंस होंगे। तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी टेबल और ब्लॉक के दरमियान, जो इस ब्लॉक को हरकत करने से रोकेगी, ठीक है ना। और ऐसी मैक्सिमम फोर्स कि जिसके बाद बॉडी आखिरकार वेट्स के डालने की वजह से ब्लॉक जो है वो हरकत करना शुरू कर दे, तो ऐसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाएगी जी, ऐसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। जिसके बाद क्या होगा कि हम वेट डाले जा रहे हैं बॉडी पे और वेट जो है वो ओवरकम कर लेगा इसको, फ्रिक्शनल फोर्स को, और बॉडी को हरकत में ले आएगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। अब बॉडी में एक तो यहाँ पर वेट का इजाफा करे जा रहे हैं और इसकी वजह से बॉडी क्या करे, हरकत करे हॉरिजॉन्टली, और एक अपोजिट फोर्स डेवलप हो चुकी है, वो क्या हो गई है, वो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि बॉडी को हरकत से रोक रही है। और अब जो है जबकि बॉडी हरकत में आ चुकी है तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो चुका है, मगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन अगर जो प्रोड्यूस हुआ है वो फिर भी लेस है किससे, मैक्सिमम स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी जिसकी वजह से बॉडी हरकत नहीं कर पा रही थी, उसको ओवरकम कर चुका, वो ओवरकम हो चुकी है किसकी वजह से, वेट की वजह से। वेट यहाँ पे डाले जाएंगे, आपको बॉडी को हरकत देना है, इस ब्लॉक को हरकत देना है, आप यहाँ पे वेट डाले जाएंगे तो आपका ब्लॉक जो है वो हरकत करना शुरू कर देगा और वो ओवरकम कर लेगा किसको, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को, जो कि क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। मगर फिर भी ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था उसको ग्रेटर देन है काइनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो आप वेट बढ़ाए जा रहे हैं, आपका जो है वो ब्लॉक मूव कर रहा है और हो ये रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस भी एक्ट कर रही है। वेट का अपना भी तो ब्लॉक है ना भाई, वेट का अपना ब्लॉक है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस बात को हम पहले भी आपको बता चुके हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि वेट जो टेबल पे लग रहा है, जो ब्लॉक जो है वो टेबल पे जो फोर्स लगा रहा है, वेट उसकी जिसको वेट कह रहे हैं, उसकी ऑपोजिट वे में क्या होगा, उसके ऑपोजिट वे में ये होगा कि टेबल जो है वो ब्लॉक पर क्या करेगा, फोर्स
लगागा, जिसको हमने क्या कहा था, आपको जिक्र किया था, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कौन लगा रहा है, टेबल ब्लॉक के ऊपर, और एक्शन क्या है, ब्लॉक का वेट जो कि टेबल पे लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, सही ना। तो इससे हमें पता चला कि वेट एंड रिएक्शनल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शनल फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन whereas weight is in downward direction, but their magnitude are same. So this we have written here कि normal reactional force और जो आपका जो weight है वो क्या है, equal in magnitude है, और they are equal in magnitude and that's why we can say कि reactional force जो है वो क्या है, weight के बराबर है। और weight का फॉर्मूला भी हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके थे, वो क्या था, mg, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं हम। जितना जितना आप वेट डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, हरकत जो है वो होती चली जाएगी, मगर साथ में क्या होगा, जितना ज्यादा वेट डालेंगे, जितना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शनल फोर्स भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन, आपको मैं बता चुकी थी, जो साइन होती है प्रोपोर्शनल साइन, उसको हम जब रिप्लेस करते हैं तो क्या लगाते हैं, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, हमने क्या लगा दिया, पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, इक्वल टू के साइन के साथ हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का एक नाम है, और वो नाम क्या है, वो है म्यू, ठीक है ना, म्यू। और इसको हम क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो नाम है वो क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि म्यू, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो म्यू है, और इसको जो हम इसका जो नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का, वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सही है। अब जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, अगर हम इसको सेपरेट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन अपनी इक्वल टू के एक तरफ रह जाएगा, और स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन के नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्शनल फोर्स, क्योंकि म्यू जो है वो रिएक्शनल फोर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, रिएक्शनल फोर्स इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। और इस रिएक्शनल फोर्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, इट इज आल्सो इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही ना, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हम इस रिएक्शनल फोर्स के बजाय क्या कर देंगे, हम रिएक्शनल फोर्स को रिप्लेस कर देंगे mg से, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू fs अपॉन mg, ठीक है। हमने रिएक्शनल फोर्स की जगह क्या लिख दिया, mg y। अभी मैंने कैसे बताया था आपको कि वेट और रिएक्शनल फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम fs को अगर निकालना चाह रहे हैं, इसका हमारा फॉर्मूला, अगर हम fs का मालूम कर सके, fs कितना पड़ रहा है, ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, mg को हम ले जाएंगे इक्वल टू के उस तरफ, और mg मल्टीप्लाई हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो इस तरह से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगी, fs इज इक्वल टू म्यू mg। मींस आप एक ही फॉर्मूले को दो तरीके से इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। आप जस्ट म्यू इज इक्वल टू fs अपॉन mg, जो कि हमारा डायरेक्शन का हिस्सा था, fs अपॉन r लिख दें, या fs अपॉन mg कह दें, ये आपका ये डायरेक्शन के एक सही हो गया। और इसके बाद आप इसको इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, मतलब कि mg को वहां ले जाएंगे कहां पे, इक्वल टू के उस तरफ, तो आपके पास स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इससे कैलकुलेट हो सकता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन आपके पास आ चुकी हुई है, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन की वजह से जो फॉर्मूला आपको हासिल हुआ है वो आप न्यूमेरिकल्स देख किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई चीज़ अननोन होती है, कभी कुछ अननोन होता है, तो आप एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अननोन चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है वो डायरेक्शन का सिलसिला जो है खत्म हुआ। आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आपको डेफिनेशंस याद करनी है। इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ नई क्लास में फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।